नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में सभी व्यस्त होंगे। अभी विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बहुत सारे एग्ज़ाम भी आगामी हैं। ठीक है, तो सभी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, साइंस का क्वेश्चन सीरीज। तो ये बहुत सारे प्लेलिस्ट में हमारा जो बायोलॉजी का है वो सीरीज पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभी केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, तो केमिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो है। अन्य वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान में विसरण अधिक तीव्रता से होता है, ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, प्लाज्मा में। ठीक है, अभी किस में होता है तो देखिए, ये सभी पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ये सभी क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टीन 5 अवस्थाएं होती हैं। अब ये ठोस, द्रव, गैस ये क्या होती है तो पहले इसको थोड़ा समझते हैं। तो समझो ठोस, द्रव और गैस। ठोस को ठोस क्यों बोलते हैं, द्रव को द्रव क्यों बोलते हैं और गैस को गैस क्यों बोलते हैं, रीज़न क्या है समझो। ठोस मतलब होता है जिसमें परमाणु आपस में या इसके अणु आपस में ओवरलैप्ड होती हैं, जबकि गैस, द्रव में क्या होती हैं तो इसमें याद रखना ओवरलैप तो नहीं होता, बस पास में होते हैं। गैस के केस में ये जो परमाणु होते हैं बहुत दूर में होते हैं। क्लियर है, तो इसीलिए इसको ठोस कहते हैं, इसको द्रव और इसको गैस कहा जाता है। अब इनके बीच में देखो अंतरा आणविक जो दूरी है, अंतरा आणविक दूरी, ठीक है, आणविक दूरी, इसमें क्या है तो इसमें अंतरा आणविक दूरी बहुत ही कम है, इसमें मीडियम है और इसमें क्या है बहुत ही ज़्यादा है अंतरा आणविक दूरी। अब अंतरा आणविक दूरी इसमें कम है, इसी कारण इसका जो याद रखना आकर्षण बल है, अणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल, ये क्या होता है आकर्षण बल, इसमें क्या होगा तो बहुत ज़्यादा होगा और इसमें मीडियम ही रहेगा आकर्षण बल, और इसमें क्या हो जाएगा तो आकर्षण बल बहुत ही कम रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, इसमें जो आपका तापीय ऊर्जा होता है, ठीक है, क्या होता है थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा इसमें क्या होती है बहुत ही कम होती है। तापीय ऊर्जा ये बहुत क्या होती है कम होती है, और जबकि सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा किस में होती है तो आपके द्रव में होती है सर्वाधिक, और इसमें मीडियम ही रहता है द्रव के केस में। ठीक है, और बेसिक जो डेफिनेशन पूछा जाता है वो आपको पता होगा। ठोसों में क्या होती है तो इसका आयतन व आकार ये क्या होता है निश्चित होता है। आयतन और आकार क्या होता है निश्चित होता है। द्रव के केस में क्या होता है तो याद रखना इसका आयतन तो निश्चित होता है, निश्चित, जबकि याद रखना इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है अनिश्चित होता है। क्लियर है। उसके बाद देख लीजिए गैस में क्या होती है तो इसका आयतन व आकार दोनों ही क्या होती है अनिश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों किसमें गैस में। तो ये हो गया आपका ठोस, ये हो गया आपका द्रव, ये हो गया गैस। अब देखो ये क्या होती है, जब याद रखना जब आपका तापीय ऊर्जा क्या हो जाती है, तापीय ऊर्जा ये ज़्यादा हो जाए, किससे, तापीय ऊर्जा किससे ज़्यादा हो जाए आपके आकर्षण बल से, तो ये कौन सा रूप ले लेती है तो याद रख लेना वो तत्व जो होती है गैस का रूप ले लेती है। ये कौन सा रूप ले लेती है गैस का रूप। तो गैस क्या होती है जिसमें तापीय ऊर्जा आकर्षण बल से ज़्यादा है, वो गैस की अवस्था धारण कर लेती है। जबकि याद रखना यदि थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो गई आपकी, याद रखना आकर्षण बल ज़्यादा हो गई, किससे ज़्यादा हो जाएगा आकर्षण बल, तो ये याद रख लेना आपकी तापीय ऊर्जा से ज़्यादा हो गई। जैसे कि मान के चलिए, जैसे आपके देखिए यहाँ पे आकर्षण बल ज़्यादा हो गया, किससे ज़्यादा हो गया आपके तापीय ऊर्जा से ज़्यादा हो गया आकर्षण बल। तो ये कौन सा रूप ले लेगी तो ये याद रख लेना वो ठोस का रूप ले लेता है। तो दोनों ही कंडीशन, तापीय ऊर्जा ज़्यादा तो गैस हो जाएगी, आकर्षण बल ज़्यादा तो ठोस हो जाएगी। अब इसमें हमको पूछा क्या गया है तो विसरण सर्वाधिक किस में होता है, तो जिसमें तापीय ऊर्जा ज़्यादा होती है वो ज़्यादा विस्तृत होता है, ज़्यादा फैल जाता है। तो ये फैलने का गुण सबसे ज़्यादा किस में होती है गैस में होती है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गैस में हो जाएगा। गैसों में विसरण क्या होती है सर्वाधिक होती है, जबकि ठोसों में विसरण लगभग नहीं के बराबर होती है। क्लियर है। द्रव में विसरण होता है बट ठीक है कम होता है गैसों की तुलना में, और सर्वाधिक विसरण किसमें होती है गैस में। गैस सबसे ज़्यादा फैलता है, द्रव थोड़ा सा फैलता है, जबकि ठोस याद रखना फैलता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब ये समझो पहले कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होती है। तो भौतिक परिवर्तन देखो, भौतिक परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब ये भौतिक परिवर्तन क्या है, तो जिसमें याद रखना ये जो कोई तत्व है इससे कुछ दूसरा तत्व बनाएगा, ठीक है। तो इसमें भाग लेने वाले तत्व और ये जो बनने वाले जो तत्व हैं इनका क्या होगा, इनका संगठन एक समान होता है। इसमें याद रखना ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इससे एक तत्व से हम लोग ये, ठीक है, उत्पाद बना लिए तो पुनः उत्पाद से हम लोग वो तत्व को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया, एक बार तत्व से दूसरा तत्व निर्माण हो गया तो पुनः यहाँ पे इस तत्व का निर्माण हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, याद रखना। रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जबकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। ये एक बार दूसरा, ठीक है, दूसरे पदार्थ में चेंज हो गया तो दूसरे पदार्थ से पुनः अपने पदार्थ में चेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ये क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि आपका याद रखना, रासायनिक परिवर्तन में आपका कागज का जलना, कागज का जलना, एक बार कागज जल गया तो याद रखना पुनः वो क्या होगा, कागज में निर्माण नहीं किया जा सकता उसको। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दही से फिर हम लोग दूध नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे आपके लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये सब के सब क्या हैं, तो एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे आपका बर्फ हो गया, बर्फ से ये किस में कन्वर्ट हो गया, द्रव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बर्फ से द्रव में कन्वर्ट हो गया और द्रव से ये गैस में कन्वर्ट हो गया। तो याद रखना ये गैस से पुनः द्रव में प्राप्त कर सकते हैं, द्रव से फिर से वो बर्फ में हो जाता है, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए, ठोस का द्रव में पिघलना ये तो भौतिक परिवर्तन है, जबकि हमको पूछा क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है बताना है, ठीक है। गैस का फिर से द्रव में बन जाना ये भी भौतिक परिवर्तन है। पदार्थ का किण्वन, ये याद रखना एक श्वसन प्रोसेस है, और श्वसन प्रोसेस क्या होती है, तो एक याद रखनी है वो क्या होती है, एक रासायनिक परिवर्तन। तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जबकि याद रखना द्रव का गैस में वाष्पीकरण होना ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे प्राप्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पदार्थों का किण्वन होना, ठीक है। किण्वन एक प्रोसेस होती है जिसके एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। जनरली अनॉक्सी श्वसन में आपको किण्वन देखने को मिलती है, तो ये श्वसन का एक प्रकार है समझो, ठीक है। और इसमें क्या होती है, तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता खाली स्थान होती है। तो अणु में देखो यहाँ पे किसका अणु दिया गया है, आपको हाइड्रोजन के अणु दिए गए हैं। अब इस हाइड्रोजन के अणु में आपको क्या पूछा गया है कि हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी। तो इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशतता मात्रा क्या होती है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज पहले देखते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, आपके पास 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का याद रखना परमाणु क्रमांक 1 होता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। और परमाणु भार कितनी होती है, इसकी 16 होती है, इसका परमाणु भार 1 और इसका परमाणु भार 1। तो टोटल हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया, 2 हो गया, और टोटल ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम लोग रेशियो देखें तो ये 1 रेशियो कितना आ रहा है, 8, ठीक है। एक H2O में याद रखना हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, ये कितना होता है, तो याद रखिए 1:8 होता है। अब हमको क्या पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है हाइड्रोजन का। तो नॉर्मल जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वहां से परसेंटेज निकाल लो। ये जो 1 है टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। इसका कितना परसेंटेज होता है, 1 का हाइड्रोजन है ये टोटल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं 9 इसके, ठीक है। टोटल मॉलिक्यूल्स के ये क्या होंगे, अनुपात का भार है, और उसमें देखिए ये हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 100/9, और ये लगभग आपको काटोगे तो आएगा 11.11। तो याद रखना है कि H2O में, ठीक है, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 11.11 होती है। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। CO2 के 10 मोल्स की द्रव्यमान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए
अब पहले तो देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, फिर उसमें 10 का इंटू कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसके 10 मोल का मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना हमारा CO2। अब यहाँ पर देखते हैं इसके, ठीक है, 10 मोल में कितना होता है। तो पहले इसका 1 मोल का द्रव्यमान देख लेते हैं, 1 मोल का द्रव्यमान। तो यहाँ पे कार्बन की जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6 और इसका परमाणु भार कितना होता है, तो 12 होती है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो इसका कितना होता है, 8 होता है और 16। यहाँ पे इसका हो गया 8 और इसका क्या हो गया, 16। तो यहाँ पर देखिए टोटल इसके परमाणु भार कितना मिल रहे हैं, 12, 16 और 16। 16 दूनी हो जाएगा 32 और 32 में आप लोग फिर किसका ऐड कर दीजिए, ये 32 किसका हो गया, तो ऑक्सीजन का हो गया और कार्बन का कितना हो गया, 12। तो ये 12 और 32 कितना हो गया, ये 4 हो गया और ये हो गया 4। तो टोटल याद रखना 1 मोल CO2 में, ठीक है, कितना इसका भार है, तो ये है 44। अब हमको पूछा क्या गया है, 10 मोल में कितना हो गया, तो 1 मोल का भार है आपका, ठीक है, 44, ठीक है। तो 10 मोल का भार कितना हो जाएगा, तो 10 मोल हो जाएगा ये आपके 440। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। CO2 के 10 मोल्स में द्रव्यमान कितनी होगी, तो 440 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ये द्रव होगा, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा इसमें से पाया जाता है। तो धातु होते हैं, सभी धातु याद रखना, सभी धातु ठोस अवस्था में होते हैं। सभी धातु क्या होते हैं, ठोस अवस्था में। कुछ 3 धातु हैं जो इसके अपवाद हैं, इसके अपवाद याद रख लीजिए। अपवाद में है इसके, याद रखना आपके, मरकरी, ठीक है, सीजियम और गैलियम। मरकरी, सीजियम और गैलियम ये 3 ऐसे धातु हैं जो रूम टेम्परेचर पर कौन सा अवस्था शो करते हैं, द्रव अवस्था शो करते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। आपके मरकरी हो गया, आपका सीजियम, आपके गैलियम, ये क्या करता है, तो ये द्रव अवस्था शो करता है, जबकि सभी जो धातु का गुण होते हैं वो क्या होता है, ठोस होता है। ये तीनों अपवाद भी याद रखिए, ठीक है। निष्क्रिय तत्व, जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय तत्व सभी के सभी क्या है, गैस है। निष्क्रिय तत्व सभी के सभी निष्क्रिय गैस होते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रख लेना, इसमें कुछ गैस है और कुछ निष्क्रिय तत्व ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें याद रखना ऐसे तत्व जो रिएक्ट नहीं करते किसी से, उसमें आपके गैसेज होती हैं जनरली, जो अक्रिय गैसेज होती हैं, ठीक है। निष्क्रिय गैसेज वो क्या होती हैं, निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। कुछ ठोस होते हैं इसमें, ठीक है, जैसे आपके सोना चांदी को मान सकते हो, एक पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं होते, थोड़ा बहुत रिएक्टिव होते हैं, बट याद रखना एक तरीके से वो निष्क्रिय तत्व के भांति काम करते हैं। चलो, तो ये इस अवस्था में होते हैं। जबकि याद रखना ये जो धातु होते हैं ये ठोस अवस्था में भी आपको मिलेंगे, ये गैस अवस्था में भी आपको मिलेंगे, ये आपको द्रव अवस्था में भी मिलेंगे। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में कौन सा पाया जाता है, अधातु। जैसे याद रखना सभी के सभी मैक्सिमम जो अधातु हैं वो तो क्या होते हैं, ठोस हैं। बट याद रखिए एक जो अधातु है ब्रोमीन, एकमात्र अधातु क्या है, ब्रोमीन, ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था शो करते हैं। बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में याद रखिए 11 ऐसे तत्व हैं, 11 ऐसे अधातु हैं जो क्या है, अधातु हैं जो गैसीय अवस्था में है। इसमें याद रखना आपका ऑर्गेनेशन 118वां तत्व हमारा क्या है, 118वां जो तत्व है वो है आपका ऑर्गेनेशन। ये ऑर्गेनेशन भी एक तरीके से गैस है, बट याद रखिए हमारे सिलेबस में अभी ये जुड़ा नहीं है तो इसको नहीं काउंट कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कितने गैसेस मौजूद हैं, 11। जब ऑर्गेनेशन को इसमें काउंट कर लिया जाएगा तो टोटल पीरियोडिक टेबल में गैसों की संख्या क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 12, ठीक है। अब बाकी जितने भी बच गए वो सबके सब अधातु क्या है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अधातु। और ये अधातु याद रखना ये किसमें पाया जाता है, आपके पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें याद रखिए ठोस, द्रव और गैस तीनों, ठीक है, पाए जाते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि धातु, अधातु, उपधातु तीनों के तीनों किसमें मौजूद होते हैं, तो पी ब्लॉक में मौजूद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन कौन कर सकता है, तो इसको एक आसान ट्रिक के साथ समझते हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन बगल में होगा उसको बिल्कुल से भी दबा दीजिए, ताकि पल पल की जो अपडेट होगी हमारे चैनल में, जो भी वीडियो पहुंचा, ठीक है, अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाती है। चलिए, तो इसका क्या है आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब होता है
ठोस से, ठीक है, किसी भी तत्व का ठोस से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाना, गैस में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है, आपका ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, इसको याद रखना। इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, तो इसमें अनेक याद रख लेना, अनेक, ठीक है, अनेक, इसमें आपको पता चलेगा अनेक से क्या होती है। तो इसमें ये देखो, अ से क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ने से क्या हो जाएगा, नैप्थिलिन, ठीक है, नैप्थिलिन। क से क्या हो जाएगा आपके, कपूर, क से क्या हो जाएगा, कपूर। एक और होता है एंथ्रेसिन, ठीक है, एंथ्रासिन भी होता है, एंथ्रासिन। ये सब के सब क्या है, तो याद रख लीजिए, ये सब के सब एक प्रकार के ऊर्ध्वपातन करने वाले तत्वों के नाम हैं आपके, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थिलीन, कपूर और एंथ्रासिन। तो यहाँ पर देखिए हमको हमारे पास ऑप्शन में क्या है, अमोनियम क्लोराइड। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है हमारा विद्युत विघटन या विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं इसको। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो देखो 2H2O होता है, 2H2O, ये क्या हो जाता है, जब इसका विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, तो याद रखिए ये ऑक्सीजन में टूटेगा, प्लस ये क्या हो जाता है, 4 हाइड्रोजन प्लस में टूट जाता है, प्लस याद रखना 4 इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये 4 ऑक्सीजन किसके कारण, ये यहाँ पे 4 जो प्लस लगे हैं उसी के कारण ये 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का उत्पादन देखो, ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन जो बन जा रहा है ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू बन जा रहा है, तो इसी प्रोसेस का नाम है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जो है हमसे इसमें, ठीक है, क्या प्राप्त कर लिया, इसमें हाइड्रोजन प्राप्त। तो हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन को ये जो अलग करने की विधि है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है या विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना कीजिए। संयोजकता कहने का मतलब यहाँ पे है उसकी सांद्रता की गणना करना है। हमारे पास यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास है एक बर्तन, और इस बर्तन में 320 ग्राम क्या है, पानी है। यहाँ पे 320 ग्राम क्या है, पानी है। अब इस 320 ग्राम पानी में हम लोग क्या करते हैं, साधारण नमक NaCl मिला देते हैं। NaCl कितना मिलाते हैं, तो 49 ग्राम इसमें NaCl मिला दिए। ठीक, क्लियर है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि अब इसमें मिलाएंगे तो इसकी सांद्रता में कुछ चेंजेस आएगी इस NaCl मिलाने के कारण, तो उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, यही आपको पूछा गया है। तो देखते हैं ये सांद्रता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो याद रखना ये विलेय पदार्थ है ये। ठीक है, ये क्या है, विलेय, जो पानी में घुलता है या जो भी विलायक में घुलता है, और ये जो पानी है ये क्या है, आपके विलायक है। अब ये दोनों आपस में घुल जाएंगे तो उसके बाद जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। उसके बाद उसको क्या कहेंगे, विलयन। तो देखो हमारे पास क्या होती है, इसकी सांद्रता निकालते हैं। तो सांद्रता कैसे निकालेंगे, सांद्रता बराबर होती है, सांद्रता बराबर ये जो विलेय है, विलेय की मात्रा डिवाइडेड बाय पूरा विलयन की मात्रा गुणित क्या होती है, 100। तो विलेय हमारे पास कितना है, 49 ग्राम। ठीक है, पूरा विलयन की जो है, ठीक है, मात्रा वो कितनी हो जाएगी, 320 प्लस 49, यही तो हो जाएगा। दोनों घुलने के बाद विलयन कहलाता है। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 और 4 में ये 2 हो जाएगा तो 6, और ये क्या हो जाएगा 3। उसके बाद इसको कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 100। तो 49 बाई, ठीक है, 369 इंटू 100। जब इसको हम लोग कटाएंगे तो याद रखना इसके जो भी इसमें कट के जो आएगा, तो 4900 डिवाइडेड बाई 369 को जब इसको आप कटिंग करोगे तो ये आपका लगभग आएगा 13.28, 13 कितना आएगा 28। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13.28 इसकी क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और जनरली ये परसेंटेज के कॉन्सेप्ट वाला ही क्वेश्चन है, बट आप इसको केमिस्ट्री का है करके वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो इसमें है नहीं, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट रहता है इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल खाली स्थान का वर्णन नहीं करता। तो रदरफोर्ड कौन थे, तो पहले याद रखिए परमाणु सिद्धांत देने वाले एक महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, परमाणु सिद्धांत देने वाले महान वैज्ञानिक कौन थे, रदरफोर्ड। तो परमाणु सिद्धांत क्या होता है पहले समझिए, परमाणु सिद्धांत।
तो हमारे सामने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले हमारे सामने जो परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो किया है जॉन डाल्टन ने। किसने प्रस्तुत किया? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद डाल्टन के बाद कौन आया? तो याद रखना वो आया, ठीक है, थॉमसन आया, ठीक है। थॉमसन का, ठीक है, क्या होता है? एक सिद्धांत होता है जिसको हम लोग थॉमसन का तरबूज मॉडल, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। थॉमसन के बाद आया आपका रदरफोर्ड आता है, ठीक है। रदरफोर्ड के बाद आपके बाद बोर आता है, नील्स बोर के बाद उधर फिर आधुनिक परमाणु मॉडल आ जाते हैं, ठीक है, जैसे डी ब्रॉगली आएगा, हाइजेनबर्ग आएगा, हुंड्स का नियम आएगा, उधर और बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो रदरफोर्ड क्या बोलता है? रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, इसने एक बहुत बड़ा मॉडल तैयार किया। इसका जो स्टूडेंट थे गीगर और मार्सडन ने एक मॉडल तैयार किया गया था, जिसमें अब ये रदरफोर्ड के मॉडल से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा तो समझिए। रदरफोर्ड के मॉडल में, ठीक है, जो भी तत्व लिया गया था वो कौन सा तत्व लिया गया था? तो गोल्ड का प्रयोग किया गया था, सोने का प्रयोग किया गया था। तो सोने का प्रयोग क्यों किया गया था? क्योंकि सबसे, ठीक है, पतला चादर उसी से बनाया जा सकता था पीट करके, इसीलिए किसका लिया गया था? सोने की पत्ती ली गई थी। सोने की पत्ती को कितना पीट कर चादर बनाया गया था? तो याद रखना 100 नैनोमीटर इसको पीट कर चादर बना दिए गए थे। तो ये भी पूछेगा। इसके लिए याद रखना पर्दे के तौर पर किसका प्रयोग किया गया था? तो जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया गया था एज अ, ठीक है, पर्दे के रूप में। जो भी अल्फा गामा किरणें उसको देखने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? तो जिंक सल्फाइड का पर्दा यूज किया गया था, ये पूछेगा। अब ये तो बहुत सारे सक्सेस हो गए, बहुत सारी चीज बताने में सक्षम हो गया। ये क्या क्या चीज बताने में सक्षम हुआ? कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है करके बताने में सक्षम रहा। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, कहाँ से पता चलता है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। प्लस ये नाभिक की खोज किया इसने, इसी मॉडल से किसकी खोज की? नाभिक की खोज की। उसके बाद याद रख लेना, इसने नाभिक का आकार और परमाणु के आकार का भी डिस्कस किया इसने, मतलब जानकारी दी। तो नाभिक का आकार इसने कितना बताया? तो याद रखना नाभिक का आकार होता है आपके 10⁻⁻15, या फिर इसको मीटर या इसको एक फर्मी के बराबर बोलते हैं। तो नाभिक के आकार को फर्मी से मेजरमेंट किया जाता है, जबकि परमाणु के आकार को किससे मेजर करते हैं? तो 10⁻⁻10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम, इस पर इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। अब इतना सारा चीज बताने के बाद भी इसके सिद्धांत में कुछ कमी आ गई। तो क्या कमी आ गई? ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। परमाणु स्थायित्व के बारे में जानकारी ये नहीं दे सका। उसके बाद दूसरा किसके बारे में? परमाणु के जो स्पेक्ट्रम निकलते हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में, इसके बारे में जानकारी नहीं दे सका। तो दो ठो इसकी कमी आ गई, स्पेक्ट्रम और परमाणु स्थायित्व की जानकारी नहीं दे पाया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या को नहीं कर सका, रदरफोर्ड नहीं कर सका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो ये नोबल गैस क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। तो नोबल गैस क्या होती है? पेरियोडिक टेबल आप लोग ने देखा होगा। तो पेरियोडिक टेबल का यहाँ पे क्या होता है? पेरियोडिक टेबल में टोटल कितने होते हैं? ये जो मोजले का पेरियोडिक टेबल है इसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है, और 7 आवर्त हैं। तो ये जो 18वें नंबर का जो ग्रुप है इसको क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप कहा जाता है, या अक्री गैस या नोबल गैस का ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। इसमें पहला सदस्य इसका क्या होता है? तो पहला सदस्य होता है आपका हीलियम, दूसरा होता है नियॉन, ठीक है, फिर इधर बहुत सारे क्रिप्टॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सारे तत्व होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हीलियम होता है, हीलियम याद रखना एक्चुअल में परिभाषा के अनुसार ये जो हीलियम होता है वो एस ब्लॉक का सदस्य होता है, बट इसका जो क्वालिटी होता है ये पूर्णतः किसके तरह होता है? अक्री गैस की तरह होता है, इसीलिए इसको अक्री गैस में लाया गया है। देखो हीलियम के आउटर सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये 1s2 आना चाहिए, और ये एस यहाँ पे है, मतलब ये एस ब्लॉक का सदस्य होना चाहिए। फिर भी इसको किस में रखा गया है? अक्री गैस में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज किस में मैच करती हैं? तो इसमें मैच करती हैं। इसके बाद जितने भी क्या होते हैं आपके जो अक्री गैस होते हैं, जैसे नियॉन का देखा जाए तो नियॉन का, ठीक है, एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो ये कैसे टूटता है? तो 2 और 8 10। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखना 8। इसके बाद सभी जो अक्री गैस के तत्व हैं इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। तो इसको पहले समझो, जितने भी अक्री गैस वो अक्री क्यों है?
जितने भी अक्रिय गैस हैं वो अक्रिय इसीलिए हैं क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है, अष्टक पूरा होता है, अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होता है कहने का मतलब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 सेल। इसीलिए ये किसी दूसरे से क्रिया नहीं करते, ये खुद ही क्या होते हैं, स्थायी तत्व होते हैं। स्थायी तत्व कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका नियॉन के परमाणु है समझो। अब इन नियॉन के सबसे पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 5 6 7 ये 8, ये नियॉन है और इसके आउटर सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसका अष्टक तो पूर्ण है, तो ये क्या कहेगा, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं करेगा क्योंकि ये खुद ही स्थायी तत्व है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस। अष्टक पूर्ण होती है और आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। सभी अक्रिय गैस की, ठीक है, अष्टकें पूर्ण होती है, इसीलिए उसकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है, अष्टक पूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो वो सूत्र है आपका, याद रखिए, 2n का स्क्वायर। इस 2n के स्क्वायर के फार्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अब ये कक्षक क्या होते हैं पहले समझो, ये कक्षक क्या बला है, तो देखते हैं। तो ये अपना कक्षक होता है। सबसे पहले कक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं K, इसको L, इसको M, इसमें N बोलते हैं। यहाँ पे जो N होती है, नंबर्स होती हैं, ये स्टार्ट होती है आपके 1 से, ये 2, ये 3 और ये 4। इसीलिए याद रखना पहले जो कक्षक होती है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2n स्क्वायर होगा। तो K के लिए n का मान कितना होता है, 1। K के लिए n का मान कितना होता है, 1। अब 1 को यहाँ पर रख के देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 1 का स्क्वायर, मतलब टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो इसीलिए याद रखना इसमें टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं K कक्ष में, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L के लिए देखिए, तो L के लिए n का मान कितना होता है, 2। अब 2 को इस फार्मूले में रखो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और इसमें 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं L कक्ष में। वैसे ही M कक्ष के लिए देखा जाए तो n का मान कितना होता है, इसके लिए 3 होता है। तो फार्मूले में रखिए 2 गुणित 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18। तो यहाँ पे कितने होते हैं, 18। वैसे ही आप इसका निकालिएगा, ठीक है, n के लिए, तो यहाँ पे आएगा 32। तो इसमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू भरी जाती है, 2n के स्क्वायर के नियम से भरी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में खाली स्थान होते हैं। तो हाइड्रोजन के पहले तो याद रखिए समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक, तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, समस्थानिक, सम स्थान, ठीक है, मतलब समान स्थान। और स्थान को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। स्थान को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो जिसका परमाणु क्रमांक क्या होती है, क्रमांक समान होती है, परमाणु क्रमांक समान होती है, उसको समस्थानिक कहते हैं। और परमाणु भार भिन्न होता है। तो हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। अब ये हाइड्रोजन के कौन कौन से 3 समस्थानिक हैं, इसको देखो। तो इसमें एक समस्थानिक होता है आपका, याद रखना, पहला प्रोटियम, क्या होती है, प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक है आपके ड्यूटेरियम, और तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहले समस्थानिक में क्या होता है, तो देखिए पहले समस्थानिक में आपका होता है, हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक में, ठीक है, तो इसको देखते हैं। हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक इसमें होता है हाइड्रोजन 1 और 1, ड्यूटेरियम में होता है 1 और 2, ट्राइटियम में होता है 1 और 3। अब उसके बाद याद रखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं परमाणु भार और नीचे वाले को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और ऊपर और नीचे को माइनस कर देते हैं तो वही मिलता है आपका क्या, न्यूट्रॉन। तो याद रखना प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0, ठीक है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3 होती हैं। तो एकमात्र ऐसा तत्व है ये जो प्रोटियम है पूरे आवर्त सारणी में जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है। हमको क्या पूछा गया है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होती है, तो देखो इसमें एक ठो क्या है, इसका प्रोटॉन है या इसी को बोलते हैं इसका परमाणु क्रमांक, और एक ठो क्या है, न्यूट्रॉन है। तो एक प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो 0 न्यूट्रॉन, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया, इसका ऑप्शन
दूसरा ऑप्शन देखिए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं किसमें, ड्यूटेरियम में, ठीक है। और ड्यूटेरियम को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, और इसकी खोज किसने की, तो H.C. यूरे नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज करा, और इसी से, ठीक है, इसको जलाने पर क्या मिलता है, ड्यूटेरियम को जलाने पर आपको ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारी जल कहते हैं। और इस भारी जल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर, एज अ मंदक हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसने खोज करा, तो खोज करा है हमारे H.C. यूरे नामक साइंटिस्ट ने। क्लियर है, तो ये सारे भी कुछ सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, सभी को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहसंयोजक बंध परमाणु के बीच खाली स्थान द्वारा बनते हैं। अब ये बंध क्या होती है, तो पहले समझो बंध क्या होता है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे बंध हैं, ठीक है, जिसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब ये जो केमिकल बॉन्ड है बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आपका इसमें आता है धात्विक बंध, धात्विक बंध होती है, ठीक है। आपका आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध होता है। आपके यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं। आपके क्या होते हैं, तो आपके वांडरवाल बंध होते हैं, वांडरवाल बंध होते हैं, ठीक है। आपके सिग्मा बंध होता है, सिग्मा बंध होता है। और आपके पाई बंध होते हैं, ठीक है, सिग्मा और पाई बंध होते हैं। आपके सहसंयोजक बंध होते हैं, और उप सहसंयोजक बंध होते हैं। तो ये बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं अपने केमिस्ट्री में। अब ये सारे के सारे जो केमिकल बॉन्ड हैं, ये क्यों कोई भी तत्व केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको समझिए, ठीक है। तो इसका दो रीजन है, बॉन्ड बनाने के दो रीजन है, बॉन्ड बनाने के दो रीजन है। कौन कौन सा रीजन है, तो समझिए इसको। पहला रीजन है, याद रखिए, ये अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, ये अपना बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है। और इसके बेसिस पे हम लोग ये जो बॉन्डिंग है उसको दो तरीके में, दो में बांट देते हैं। तो पहला याद रखना, इसमें क्या होती है, पहला एक होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक होती है वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको कहते हैं, जिसमें याद रखना, जिसमें देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अब ये बहुत सारा ऐसे बॉन्ड बनी हुई हैं। तो 1 ग्राम में जितना भी बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए याद रखना हमें कितना एनर्जी चाहिए, 200 किलो जूल, 200 किलो जूल एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए, तो उसको कहलाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और यदि याद रखना 2 से वो 42 किलो जूल तक की एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 से 42 किलो जूल ऊर्जा चाहिए, तो उसको बोलेंगे वीक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। तो याद रख लेना। अब ये हमको पूछा गया है सहसंयोजक बंध, तो सहसंयोजक बंध क्या होता है इसको समझ। अब देखो, जैसे एक हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन के आउटर सेल में टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये भी हाइड्रोजन है, इसके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए देखो क्या चाहिए, या तो आउटर सेल में 0 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब क्या होती है, ये इसका अष्टक पूर्ण माना जाता है। ठीक है। अब देखो ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, ये भी अभी अस्थायी है और ये भी अस्थायी, दोनों के दोनों अस्थायी हैं। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे साझा करेंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए, और साझा करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए साझा करने के बाद क्या होगा, इसके पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या हो गया, बॉन्ड बना लिए, और ये जो बीच में बॉन्ड है ये हो जाएगा आपका सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक क्या हो जाएगा, बंध। तो सहसंयोजक बंध किससे बनता है, तो समान इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से बनता है। ठीक है, समान इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, समान इलेक्ट्रॉन के साझा करने से क्या बनता है, आपका सहसंयोजी बंध बनता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको दिया है प्रोटॉन की साझेदारी से, तो ये तो गलत हो गया, प्रोटॉन के अंतरण से ये भी गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन के अंतरण से ये भी गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है हमारा सहसंयोजी बंध। ठीक, क्लियर है। चलिए, और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिए, ये पूरा याद रखने केमिकल में, ठीक है, या केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है हमारा, तो सहसंयोजी बंध। और सबसे वीक बॉन्ड पूछा जाए तो वांडरवाल बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होती है केमिस्ट्री में। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, H2O2, ठीक है, परऑक्साइड बोलते हैं उसको, प्लस Cl2, और इधर बना है 2HClO2, अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। अब ये समझिए किसके रूप में कार्य करता है, तो समझो इसको।
ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है तो समझिए। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन था और ये यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ ऑक्सीजन बच गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। हाइड्रोजन क्या हो गया है, रिमूव। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का अलग होना या हटना, ये कहलाता है आपकी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखिए इस Cl के पास क्या नहीं है, इस Cl के पास हाइड्रोजन नहीं था, इस Cl के पास क्या नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था, और यहाँ पे क्या आ गया है, हाइड्रोजन आ गया है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्या है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एक अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होता है। रेड्यूसिंग एजेंट, इसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब ये है, या रेड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब है अपचायक। अपचायक, और इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, कारक। ठीक है, तो अपचायक यहाँ पे आपका कौन है, तो देखो इसमें अपचायक आपके कौन दिख रहे हैं, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट या अपचायक होता है। तो यहाँ पे आपका अपचायक कौन है, H2O2, और यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक कौन है, तो Cl2, तो ये ऑक्सीकारक हो गया और ये अपचायक। तो हमें पूछा क्या गया है कि यहाँ पे H2O2 है, किसके रूप में काम करता है, तो अम्ल की ओर में, ये गलत हो गया। एक ऑक्सीकारक गलत, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीकारक के रूप में क्या है, ये काम कर रहा है, और ये एक अपचायक है, एक रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान सोना को घोल सकता है। तो यहाँ पे देखिए ग्लिसरीन, पेट्रोलियम ईथर, मेथेनॉल और एक्वारेजिया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होती है समझो, एक्वारेजिया ये क्या होता है, तो ये दो अम्लों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। देखिए इसमें क्या होती है, एक HCl होता है प्लस एक HNO3 होता है। HCl और HNO3 को एक फिक्स रेशियो में हम लोग मिला देते हैं, तो वही क्या कहलाता है आपका एक्वारेजिया। जैसे इसमें हमको 3 अनुपात में मिलाना है, किसको, HCl को, और 1 के अनुपात में मिलाना है HNO3। या परसेंटेज में पूछे तो याद रख लीजिए 75% आपको मिला देना है HCl, और ठीक है कितना परसेंट मिला देना है HNO3, 25% मिला देना है HNO3। तो इससे जो तैयार होगा अपना मिश्रण वो क्या कहलाएगा आपका, याद रखना एक्वारेजिया कहलाएगा। अब ये एक्वारेजिया इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इसमें याद रखना हम लोग सोने को और चांदी को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं, इसमें पिघला सकते हैं। ठीक है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास एक्वारेजिया हो जाएगा। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सबके लिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ऐसे ही डेली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल का नाम है राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये संस्था भिलाई छत्तीसगढ़ में है हमारी। ठीक है, ऑफलाइन कक्षाएं चलती हैं, विजिट करना चाहे तो इसका जो डिटेल क्लास है वो हमारे संस्था में कराई जाती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट टीचर हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए एक एक्सपर्ट टीचर रखा गया है। सभी आपको क्या करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में कराई जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।